Okay, so the topic which we are going to discuss today is Article 14, right to equality before law. ठीक है, बहुत सुना होगा आपने इस आर्टिकल के बारे में, या फिर यूं कहा कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड, मिस इंटरप्रेटेड और मिसकोटेड बात है ये। अक्सर मतलब जबरदस्ती कुछ भी हो जाता है, लोग सोशल मीडिया पर या इन जनरल आर्गुमेंट में इसको ले आते हैं अपने डिफेंस में, बिना इसको जाने, बिना इसको समझे कि क्या ये आर्टिकल कहता है। मतलब कुछ भी हुआ और वो कह देते हैं अरे भाई साहब राइट टू इक्वलिटी है। तो प्लीज सबसे पहले तो हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़ो। हेडिंग से राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज द अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट फ्रेज विच इज टू बी यूज्ड। तो आज हम इस आर्टिकल को, आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, पहले तो आप ये बड़ी एक प्यारी सी इमेज देखो, टेक्निकली देखो तो इक्वलिटी तो ये दिख रही होगी, सबको इक्वल फुटिंग पर रख दिया। मैं किसको, मेरा सवाल ये है किसको, ये इसको इक्वलिटी कहोगे या इसको इक्वलिटी कहोगे, किसको इक्वलिटी कहोगे आप? तो इसीलिए मैं आपको इस इमेज से केवल एक चीज समझाना चाहता हूं कि इक्वालिटी को जितना ओवर सिंप्लीफाई करके हम लोग कह देते हैं उतना ओवर सिंप्लीफाइड नहीं है वो कॉन्सेप्ट, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। तो ये आर्टिकल 14 जो है, इसकी हेडिंग कहती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इसको समझने के पहले आप अपने अपने दिमागों में एक वो इमेजरी याद कर लो जो अक्सर आपने फिल्मों विल्मों में देखी होगी। एक मूर्ति लगी रहती है, आंखों पे जिसके पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तराजू होता है, दूसरे हाथ में सोड होती है, देखी है वो। और जिसके लिए कुछ लोग बेवकूफों जैसे कह रहे थे अंधा कानून, देखिए ना वो इमेजरी, वो स्टैच्यू। So अच्छा। basically, that is not Andha Kanun. That patti which is on the eyes of the goddess of law or goddess of justice, that simply signifies one thing कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगी, यानी कि सबको बराबर देखेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ को कोई चीज यदि बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है तो वही चीज है कि कानून किसी में अंतर नहीं करेगा। ठीक है, किसी को, क्योंकि यदि कानून किसी को देखने लग गया तो शायद अंतर करना शुरू कर दे, क्योंकि ये तो डिप्टी कलेक्टर है, ये तो कलेक्टर है कहीं का, ये तो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, ये तो कहीं का जज है, ये तो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो विधायक है, ये तो सांसद है। लॉ वो डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 एज इट इज पहले पढ़ देता हूं। आर्टिकल 14 से द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें दो कंपोनेंट दे रखे हैं आर्टिकल 14 में, पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम बारी बारी दोनों को पढ़ेंगे, आपको दोनों याद रखने, दोनों बहुत अच्छे से समझने हैं। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें, ये जो आर्टिकल 14 है ये एक तरह का नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है, ये चर्चा हमने पहले भी की थी। दैट इज कि ये स्टेट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिनायल ऑफ इक्वलिटी से। ये आर्टिकल स्टेट को रोक रहा है कि आप लोगों को डिनाई नहीं कर सकते इक्वलिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन, ये स्टेट को रोकता है, प्रिवेंट करता है डिनायल ऑफ इक्वलिटी से। ठीक है,
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने ऊपर लिख लिया है वो क्या है? सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है और ये एक तरह का नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव यानी कि रोकना, डिनायल वाला कॉन्सेप्ट। ये रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। किसको प्रिवेंट कर रहा है? स्टेट को प्रिवेंट कर रहा है। किस चीज से प्रिवेंट कर रहा है? एनी स्पेशल, ये प्रिविलेज है, ये टाइपो एरर हो गया है। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नजरों में किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट लॉ किसी भी आदमी को नहीं देगा। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गरीब आदमी यदि किसी का मर्डर कर दे तो क्या होगा? जाहिर है कानून उसको सजा देगा, कोर्ट उसको सजा देगा। एक बहुत रिच आदमी किसी की हत्या कर दे तो क्या होगा? सेम कानून उस पर भी एप्लीकेबल होगा, सेम कोर्ट ऑफ लॉ उसको भी सजा देगा, उतनी ही सजा मिलेगी बराबर। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को कुछ स्पेशल प्रिविलेज हो और किसी को ना हो। या फिर मैं कहूं कि आप कल के दिन कलेक्टर वलेक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन गए, आपके पास एक पोजीशन है, आपके पास एक डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, आप किसी की हत्या कर दो तब क्या आप बच जाओगे? नहीं बचोगे। क्यों? कानून की नजरों में सब बराबर है। इसीलिए वो कानून की देवी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखती है कि मैं देखूंगी भी नहीं सामने मेरे कौन खड़ा है। वो कलेक्टर है, कमिश्नर है, प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, विधायक है, सांसद है, पार्षद है, सरपंच है, अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुसलमान है, फर्क नहीं पड़ता हमको। हमारी आइज में सब बराबर है, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं देंगे। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सारे के सारे लोग सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ होंगे। और कौन से ऑर्डिनरी लॉ? वो ऑर्डिनरी लॉ जो एडमिनिस्टर करता है ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है? कोई भी कानून तोड़ेगा तो वो उसी अदालत के कटघरे में खड़ा होगा। ठीक है? सारे लोग, कोई भी हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी तबके का आता हो, किसी भी जात का हो, महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, कुछ भी हो, कानून की आंखों में सब बराबर रहेंगे। ठीक है? एक एक सेम मैंने आपको बताई थी, लेट्स रेस्ट, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, नो वन इज अबव लॉ। कोई भी नहीं, कुछ भी आपका नाम हो, कुछ भी आपकी पोजीशन हो, आप कानून से ऊपर नहीं हो जाओगे। ये सिग्निफाई करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या आप सभी को ये बात समझ आई? ये पहला कॉन्सेप्ट क्या आप सभी को समझ में आया? इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, बिल्कुल सिंपल एक चीज, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा लॉ की नजरों में। ठीक है? ठीक है? अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया यूएसए से, यूएस से। और ये जो है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पिछला कॉन्सेप्ट नेगेटिव कॉन्सेप्ट था जो स्टेट को रोक रहा था। किस चीज से रोक रहा था? किसी को भी कोई भी प्रिविलेज देने से। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये ऑबलाइज कर रहा है स्टेट को कुछ करने से। ये एक ऑब्लिगेशन डाल रहा है, एक जिम्मेदारी डाल रहा है, एक ड्यूटी डाल रहा है स्टेट पर कुछ करने की। क्या ड्यूटी है? इट मींस इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है? इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज इक्वलिटी अमंग्स इक्वल। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। इक्वल लोगों के बीच इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वलिटी होगी। इसको आप ऐसे समझें
गधों का घोड़ों के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट अलाइक। ठीक है, तो यू कांट जस्ट ट्रीट गधे एंड घोड़े इक्वली, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। लेकिन विद इन घोड़ों में आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे यदि सारे घोड़े सेम सर्कमस्टेंसेस में है। तो लेट मी क्विकली गो बैक टू दिस स्लाइड। यहां पर देखें, दीज पीपल आर नॉट इक्वल। कम से कम यदि हम हाइट को ग्राउंड मान लें तो हाइट के ग्राउंड से ये इक्वल नहीं प्रतीत हो रहे हैं ना आपको, डिफरेंट है ना। तो दे कांट बी ट्रीटेड इक्वल और दे कांट बी ट्रीटेड इक्वली, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट शैल बी गिवन टू देम। दूसरी बात यह है कि देयर सर्कमस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, है ना। बट इसी की जगह यदि तीन ऐसे लोग खड़े होते जिनकी हाइट्स बराबर होती तो दोज आर इक्वल, है ना, दोज आर इक्वल इन सर्कमस्टेंसेस, सो दोज पीपल शैल बी ट्रीटेड इक्वली। उसके साथ साथ हमें और भी कुछ चीजें देखनी पड़ती, यानी इक्वलिटी अमंग्स इक्वल इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वल्स में भी यदि सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात इसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीट करना है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स लाइक्स, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल द पर्सन इन अलाइक सिचुएशन। ठीक है, जब सेम सिचुएशन होगी, सेम लोग होंगे तो उन पर सेम लॉज अप्लाई होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो एक छोटा बच्चा जिसको अकल नहीं है, समझ नहीं है, एक्सीडेंटली अपने फादर की रिवॉल्वर चला दे और उससे किसी एक आदमी की हत्या हो जाए। हत्या नहीं, चले उस आदमी की डेथ हो जाए, तो क्या उस छोटे से बच्चे को पनिशमेंट दे दोगे? मर्डर के केस में फांसी टांग दोगे? कि 7 साल की उम्र में समझ नहीं होती, तो क्या एक 7 साल के बच्चे को आप एक 25 साल के आदमी से अलाइक ट्रीट कर सकते हो? नो, बिकॉज देयर सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी के साथ ही डिस्टिंक्शन के कॉन्सेप्ट को भी यही आर्टिकल बता रहा है। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि एकदम सब कुछ बराबर कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उन सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो लास्टली ये लिखा है, इट मींस व्हाइल मेकिंग लॉ situational variable applicable among various people will be taken into consideration। ठीक है, जो वेरिएबल है, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, उनको कंसीडर किया जाएगा जब लॉ को कंसीडर करेंगे। अगेन लेट अस कम टू दिस इमेज। ठीक है, इन सारे लोगों के बीच में जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो अलग है, इनकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं इन तीनों के बीच में, इसीलिए इनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इनको डिफरेंटली भी ट्रीट किया जा रहा है। और ये डिफरेंट ट्रीटमेंट इटसेल्फ इज इक्वलिटी यहां पर, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो इक्वलिटी अमंग्स द इक्वल इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। बट ये फ्रेज आप याद रख लो, इसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए कुल एक फ्रेज, इक्वलिटी अमंग्स इक्वल इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ये याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो देखिए यहां पर पिछले जो वो दो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, उसमें कहीं ना कहीं एक बात कह रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा।
पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, पक्षपात या भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 या स्टेट को रोक रहा है भेदभाव करने से, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आप ऐसे भी हो रहे होगे कि एक जगह कह रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं होगा, एक जगह कह रहे हैं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमागों में डाल लो, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन में अंतर होता है, भेदभाव और विभेद में अंतर होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अन्यायपूर्ण और डिस्टिंक्शन मतलब रीजनेबली डिस्टिंक्शन, ठीक है। आप आम को सेब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट हैं। यदि आप आम को अलग टोकरी में और सेब को अलग टोकरी में रख रहे हो तो आप भेदभाव नहीं कर रहे हो दोनों के साथ में, ठीक है। बट ये जो डिस्टिंक्शन है यदि अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्टिंक्शन तो अलाउड है, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऊपर लिखी है, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन को अलाउ नहीं करता है लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट करते हुए कोई लॉ नहीं बनाएगा स्टेट। फॉर एग्जाम्पल स्टेट एक लॉ बना दे कि यदि कोई डॉक्टर हत्या कर देगा तो उसको फांसी चढ़ा देंगे, बाकी लोगों के लिए कोई लॉ नहीं। तो ये क्लास ऑफ पीपल के लिए लॉ बना दिया, है ना। क्यों भाई, क्यों सिर्फ डॉक्टर यदि हत्या कर रहे हैं तो आप फांसी टांगोगे और बाकी हत्या कर रहे हैं तो फांसी नहीं टांगोगे? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन? देयर इज एब्सोल्युटली नो बेसिस, ठीक है। सो distinction between classes is allowed, distinction between groups is allowed, but within groups आप किसी को क्लासिफाई नहीं करोगे, ठीक है। जो मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था कि आम और सेब ये दो अलग अलग क्लासेस हैं तो आप इनके बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हो, दैट इज फाइन। लेकिन आम के टाइप में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो। दिस इज नोन एज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये जो डिस्टिंक्शन आप कर रहे हो ये डिस्टिंक्शन रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। ये रीजनेबल हो, जस्ट हो, फेयर हो, अनरीजनेबल डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। यदि ये डिस्टिंक्शन अनरीजनेबल हो जाता है तो दैट इज टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन को हमारा यही आर्टिकल 14 रोकता है, ठीक है। यही बात आगे और फर्दर कह रहा है, द क्लासिफिकेशन शैल बी रीजनेबल, that is just and fair, it shall not be arbitrary, evasive or discriminatory, ठीक है। क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एवेसिव या डिस्क्रिमिनेटरी या आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन प्रोटेक्टिव होना चाहिए। यदि आप डिस्टिंक्ट कर रहे हो बिटवीन टू क्लासेस तो वो डिस्टिंक्शन प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगेन आई विल कम टू दिस इमेजिंग, द डिस्टिंक्शन इज रीजनेबल, द डिस्टिंक्शन इज जस्ट, द डिस्टिंक्शन इज फेयर, द डिस्टिंक्शन इज बिटवीन classes, not within the classes, and the distinction is done for purpose of protection. So such distinction is allowed. This is known as intelligible differentia, ठीक है। इस इंटेंजिबल डिफरेंशिया या फिर प्रोटेक्टिव डिस्टिंक्शन को अलाउ करता है आर्टिकल 14 एंड हेंस क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड
बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड। इसको हम कई तरह के एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक तो जैसा आयुष ने कहा था कि कहीं ना कहीं सर ये रिजर्वेशन सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिजर्वेशन सिस्टम जो है, दैट रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट इक्वलिटी, बल्कि वो इक्वलिटी को और ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। और यहां मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के रिजर्वेशन को नहीं, हर तरह के रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। विमेन रिजर्वेशन भी होता है ना कई जगह पर, कॉलेजेस में सीटें सिक्योर कर दी जाती हैं महिलाओं के लिए। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? इट इज अ ग्रेट एफर्ट, ग्रेट एफर्ट। या फिर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन यदि होता है कहीं पर भी, मान लीजिए एक सीट रोक दी आगे ट्रेन में या बस में या मेट्रो में, या एक अलग डब्बा दे दिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्शन रीजनेबल है। या फिर और किसी बेसिस पर ट्राइबल्स को दे दिया एक स्पेशल ट्रीटमेंट, क्या गलत है भाई? वो रीजनेबल है, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, वो उल्टे प्रोटेक्टिव रीजन से है, तो वो और इक्वलिटी को इंश्योर कर रहा है। तो आज से आप सब शायद इस बात को अपने अपने दिमाग में डाल लोगे। यदि आपसे आगे बात आएगी तो क्या रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है? नो, इट इज नॉट। इनफैक्ट ये राइट टू इक्वलिटी को और इंश्योर करने की कोशिश करता है। हालांकि उस पर एक अलग बहुत डिस्कशन की जरूरत है, उस पर और ज्यादा समीक्षा की, और ज्यादा उस पर कमेंट्री की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारा आपको अच्छे से समझ में आया। इक्वलिटी इन आइज ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, प्रोटेक्टिव डिस्टिंक्शन, ये सारी बातें क्या आप सभी को समझ में आ गई?